राधे राधे दोस्तों। आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ नौकरी मंत्र के इस प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित जो मूल किताब है कक्षा 10वीं की, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का जो पहला अध्याय है, उसकी ये तीसरी क्लास है जो आज आप लोगों को मिलने वाली है। और आशा करता हूँ कि आपने पिछली दोनों वीडियो देखी होंगी। अगर न देखी हो तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप वो पहली दोनों वीडियो देखें, उसके बाद ये तीसरी वीडियो का रिदम बनाएं। ठीक है, चलें बिना समय गवाए। यहाँ तक हमने कल अपनी बात कर ली थी। मैं एक बार पुनः अगर दोहराऊं तो कल हमने दो सभ्यताएं पढ़ी थी। मुख्य तौर पर कालीबंगा सभ्यता, जिसके मुख्य जो पहलुओं की हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रत्येक सभ्यता के अंदर जहाँ इस पुस्तक में दी गई हैं, या आप बाहर भी कहीं पढ़ रहे हो, किसी गाइड से पढ़ रहे हो, तो वह मुख्य 5 बिंदुओं पर फोकस करने का काम करें। पहली, वो सभ्यता किस शहर से संबंधित है। दूसरा, किस नदी पर विद्यमान थी। तीसरी, किस काल से संबंधित है या कितनी पुरानी है। चौथी, उत्खननकर्ता कौन है या खोजकर्ता कौन है। और पांचवा जो मुख्य सबसे पहलू है वो कि उस सभ्यता से साक्ष्य के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ है। मैं उन्हीं बिंदुओं की बात करूं। अगर कालीबंगा सभ्यता की नदी की बात करें तो ये घग्गर नदी उस समय की द्रस्वती या सरस्वती नदी कहलाती थी, आज की घग्गर नदी है। स्थान हनुमानगढ़, काल लगभग 6000 ईसा पूर्व। खोजकर्ता अमलानंद घोष 1952 में की। उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर 1961 से 62 तक इन्होंने उत्खनन कार्य किया। साक्ष्य के रूप में आपको कुछ बिंदु याद रखनी है। मूलतः 6 से 7 बिंदु हैं। ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया गया, प्रयोग में लाया गया। लाल रंग के बर्तन मिले जिन पर सफेद और काले धारियां थी, धब्बे थे। जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं और एक ही खेत से 2 तरह की फसलों के साक्ष्य मिले हैं। हो सकता है कि बंटवारा 2 भाइयों के बीच हो गया हो, लेकिन खेत में क्या नहीं डली हो, मैड नहीं डाली गई हो, ऐसा भी अनुमान लगा सकते हैं। कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि ऐसा माना जाता था कि उस समय शवों को कब्रिस्तान के अंदर मतलब गाड़ने की प्रथा थी। एक और मुख्य बिंदु हमको यहाँ से साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है कि एक बालक के खोपड़ी से 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं। और इससे ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उस समय शल्य चिकित्सा आदि हुआ करती होगी। तो डॉक्टर्स आदि ने वो बच्चे की खोपड़ी में क्या किए, छिद्र किए होंगे, ऐसा अनुमान है। बाकी उस समय पे था तो ना हम थे ना आप थे। और एक और पहलू कि यहाँ से बैलगाड़ी, मतलब खिलौने के रूप में बैलगाड़ी प्राप्त हुई, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय बैलगाड़ी हुआ करती होंगी। जब खिलौने के रूप में प्राप्त हुई है तो हो सकता है कि वो हकीकत में भी हो। हवन कुंड प्राप्त हुआ है और लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है। ये हमने कालीबंगा के बारे में पढ़ी। अब हम आगे हमने और क्या पढ़ा। आहड़ सभ्यता के मुख्य पहलुओं में हमने शहर उदयपुर पढ़ा। नदी आहड़ या आयड़, काल लगभग 4000 वर्ष पुराना। उत्खननकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया, इन 3 लोगों के प्रयासों से इसका उत्खनन कार्य किया। साक्ष्य के रूप में अगर हम बात करें तो मृतकों को गहने एवं आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। तो ऐसी मान्यता रही होगी कि ऐसा उनका मानना होगा उस समय के लोगों का कि वहां जाकर के स्वर्ग लोक में जाकर के और इनका उपभोग करे वो व्यक्ति। इस वजह से हो सकता है कि आभूषण एवं गहनों को साथ में दफनाया जाता हो। लाल काली मिट्टी के साक्ष्य मिले हैं।
ताम्रवती नगरी कहा जाता था। किसको? आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता था। और ठप्पों से रंगाई एवं छपाई का व्यवसाय यहाँ हुआ करता था। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। ये कुछ मुख्य मुख्य चीजें ये रही। अच्छा, मैं एक काम और मैं करने वाला हूं कि जैसे ही ये सभ्यता का जो चैप्टर है या सभ्यता का जो खंड है वो समाप्त होगा, उसके बाद एक डायग्राम बनाया गया है। उस डायग्राम के अंदर आपको उस सुव्यवस्थित तरीके से चीज़ों को डायग्राम में छापा गया है कि आपको याद करने में ज़्यादा सहूलियत होगी, ज़्यादा सुविधा होगी। उसके लिए अभी आप कल तक का थोड़ा सा समय धैर्य रखना होगा। अभी आप किताब के अंदर जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो पढ़ने का काम करें। ठीक है, यहाँ तक हमने कल बात की थी। आज हम बात करेंगे गिलुंड सभ्यता। किस सभ्यता की बात करेंगे? गिलुंड सभ्यता। वही 3 काम मैं पहले रीड करूंगा, उसके बाद जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसको मैं पुनः दोहराऊंगा, और उसके बाद जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो इस जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। चलें, गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है और बनास नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? बनास नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसको बनास संस्कृति भी नाम दिया जाता है। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन फलस्वरूप आहड़ सभ्यता या आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई। 2 टीले खोदे गए हैं, दोनों टीलों में गिलुंड सभ्यता प्राप्त हुई है। इसको बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। किसके नाम से? इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी सभ्यता को? आप कहोगे गिलुंड सभ्यता को। ठीक है, राजसमंद जिले में, पहली बात राजसमंद जिले में स्थित है। दूसरी, बनास नदी के किनारे स्थित है। तीसरी, इसको बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। 3 प्रश्न हमने तैयार कर लिए। उसके बाद चौथा प्रश्न है, इसका उत्खनन कार्य किस किस के निर्देशन में हुआ? तो सबसे पहला उत्खनन कार्य 57 से 58 बीबी लाल के निर्देशन में हुआ। पहली बार उत्खनन कार्य 57 से 58 में बीबी लाल के निर्देशन में। उसके बाद 1998 से 2003 के मध्य 2 व्यक्तियों के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य हुआ था। एक तो पूना के डॉक्टर थे वीएस शिंदे, और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय यानी कि अमेरिका के थे प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल। बाद में 2 व्यक्तियों के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य हुआ। पहले एक व्यक्ति के निर्देशन में हुआ, वो बीबी लाल। फिर उसके बाद 98 से 23 में 2 व्यक्ति डॉक्टर वीएस शिंदे पूना के थे और अमेरिका के थे प्रॉपर ग्रेगरी पोसल। ठीक है, 4 प्रश्न हमने तैयार कर लिए। उसके बाद एक और पहलू आ गया कि ये ताम्रयुगीन सभ्यता के यहाँ से कैसे अवशेष मिले। कौन सी से? गिलुंड से। यानी कि गिलुंड एक कैसी सभ्यता थी? ताम्रयुगीन सभ्यता थी। समय की बात करें तो लगभग समय था 1900 से 1700 ईस्वी तक। मतलब जब हड़प्पा सभ्यता लगभग विनाश की ओर थी या समाप्त होने की कगार पर थी, तब इस सभ्यता का उदय हुआ था। मतलब समय माना जाता है 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 4-5 बिंदुओं की बात की। अब हम उन मुख्य बिंदुओं की बात करना चाहेंगे जो यहाँ से साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए, जो हमको बार बार याद करने हैं, बार बार याद करने हैं। पहला, 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन याद प्राप्त हुए? 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन। कहाँ से? गिलुंड सभ्यता राजसमंद से। कौन से? किस तरीके के थे? सादे, काले, सादे का मतलब सादा बिल्कुल रंगहीन, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले। यानी कि ये 5 रंगों से युक्त बर्तन प्राप्त हुए। कौन कौन से? सादा बिल्कुल बिना रंग के, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले। तो ऐसा इससे प्रतीत हो रहा है कि भिन्नताएं थी, अलग अलग प्रकार के बर्तनों की भिन्नताएं थी। जैसा कि आज हम तमाम तरह के बर्तन देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से उस समय भी कई प्रकार के बर्तन हुआ करते थे। तो गिलुंड से हमें कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, और क्या मिला? चित्रित मृदभांड, उत्खनन में मिट्टी के खिलौने मिले, मिट्टी के खिलौने। ठीक है, पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियां, ये आपको विशेष याद रखना है।
हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं गिलुंड से। हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? गिलुंड से। खिलौने ठीक है, वो सबसे प्राप्त हुए। पत्थर की गोलियां ठीक है, लेकिन आपको हाथी दांत की चूड़ियों का विशेष ध्यान रखना है, वो कहाँ से है? वो गिलुंड से। ठीक है। आहड़ में पकी हुई ईंट, अभी हमने आहड़ पढ़ी थी, उस समय उसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, जबकि इस गिलुंड में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। यानी कि आग से या किसी भी चीज से पकी हुई ईंट होंगी। उसमें तो धूप से सूखी हुई ईंट थी, इसमें पकी हुई ईंट नहीं। अब ऐसा अनुमान नहीं है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि वो पकाई किससे थी, लेकिन ईंटें पक्की थी, तो ऐसा अनुमान है कि वो पकी हुई ईंटें थी। ठीक है। तो आहड़ से कैसी, वो गिलुंड से कैसी पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई? पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई कहां से? गिलुंड से। ये मुख्य 6 से 7 पॉइंट आपको गिलुंड के अंदर याद रखने हैं। कौन कौन से मैं यहां दोहरा रहा हूं? सभ्यता है गिलुंड। ठीक है। गिलुंड में सबसे पहले वही नदी आपको बतानी है। दूसरा शहर आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट आप काल ले लो। चौथा पॉइंट उत्खनन करता या खोज करता। और फिर आपको साक्ष्य के रूप में वहां से क्या क्या प्राप्त हुए? साक्ष्य क्या क्या आपको प्राप्त हुए? हर सभ्यता में मैं आपको इन्हीं बिंदुओं की बार बार आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपको इन्हीं बिंदुओं पर ज्यादा फोकस करना है, और प्रश्न यहीं से आता है। ठीक है। गिलुंड नदी, बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी के किनारे, इसको बनास संस्कृति भी कहा गया। शहर तो राजसमंद, शहर राजसमंद। काल की बात करें तो 1900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। ठीक है। उत्खननकर्ता तो दो हुए, एक तो बीबी लाल, बीबी लाल जी ने तो इसमें काम किया 57 से 58 तक। ठीक है। और दूसरे हुए थे वो दो अलग अलग और हुए थे, उन्होंने जो जो काम किया था वो आपके प्रोफेसर डॉक्टर वी.एस. शिंदे, वी.एस. शिंदे, और दूसरे थे प्रोफेसर ग्रेगरी, ठीक है, पोसल। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने 1998 से लेकर के और 2003 तक इसमें उत्खनन कार्य किया था। ठीक है। अब मैं बात करूंगा साक्ष्य के रूप में हमको क्या प्राप्त हुआ था। साक्ष्य के रूप में मुख्यतः 2 या 3 बातों के हम ज्यादा याद रखेंगे। कौन कौन सी? पहली, 5 प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए। 5 प्रकार के बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए? तो वो गिलुंड से प्राप्त हुए। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमको याद रखना है कि हाथी दांत की चूड़ियां, हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वो आपकी प्राप्त हुई हैं गिलुंड से। एक तीसरा आपको याद रखना है कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया। पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया, मकान बनाने में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया। ये आपको मुख्य 5 बिंदु याद रखने। ठीक है। ये रहे। अब हम चलते हैं बागोर सभ्यता की ओर। कौन सी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं? बागोर सभ्यता की ओर। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागोर में कोठारी नदी तट पर डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 से लेकर के 1970 तक इसके उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यह प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, मतलब प्रागैतिहासिक काल की इसको माना जाता है, बताया जाता है। लगभग 4 से 5,000 ईसा पूर्व का इसका समय माना जाता है। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं जो इस सभ्यता के निवासियों को आखेटक होने को प्रमाणित करते हैं। ऐसा उनकी मतलब विशेषज्ञों का या उत्खननकर्ताओं का या पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ छोटे छोटे लघु क्या मिले?
लघु पाषाण उपकरण मिले, तो उनका ऐसा मानना था कि इनका प्रयोग व्यक्ति जानवरों को, पशु पक्षियों को मारने के लिए यानी कि आखेट करने के लिए प्रयोग में लेता होगा। तो आखेटक होने का प्रमाण किस सभ्यता से संबंधित है? भागोर सभ्यता से संबंधित है। मतलब जो, ठीक है, चले। भागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें छेद वाली सुई, ये याद रखना है, महत्वपूर्ण है। छेद वाली सुई कहां से प्राप्त हुई है? तो छेद वाली सुई भागोर से। यहां से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। अगर प्राचीनतम कहीं साक्ष्य मिले हैं, सबसे प्राचीन, प्राचीनतम का मतलब होता है सबसे प्राचीन, अगर कहीं साक्ष्य मिले हैं किसके? कृषि के और पशुपालन के, तो वो भागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। भागोर पाषाण मध्यकालीन सभ्यता का स्थल है और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र है। हम ये तो पहले पढ़ ही चुके हैं कि यहाँ पर लघु पाषाण के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये लघु पाषाण का प्रमुख केंद्र रहा है। मैं उन्हीं 4-5 बिंदुओं की पुनः आपसे बात करूंगा भागोर सभ्यता के लिए। मैं इनको हटा दूं, ठीक है। अभी मैं एक डायग्राम टाइप में और बनाया के लाऊंगा कल, तो आपको ये जितनी भी सभ्यताएं इस पुस्तक के अंदर दी गई है, पूरी सभ्यताएं नहीं है, सभ्यताएं विस्तृत हैं। आप, मैं सिर्फ इस किताब की बात कर रहा हूँ, तो कंटेंट आपको लगभग इस किताब से संबंधित ही मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ अब भागोर सभ्यता की। कौन सी सभ्यता? भागोर सभ्यता, ठीक है। भागोर सभ्यता किस नदी के किनारे? आप कहोगे कोठारी नदी, ठीक है। किस नदी के किनारे? कोठारी नदी, ठीक है। शहर कौन सा है? भीलवाड़ा। शहर कौन सा है? भीलवाड़ा, ठीक है। काल की बात करें तो लगभग 4000 ईसा पूर्व से लेकर के और 5000 ईसा पूर्व का इसका काल माना जाता है। उत्खननकर्ता डॉक्टर वीएन मिश्र के निर्देशन में, डॉक्टर वीएन मिश्र। कौन से मिश्र? वीएन मिश्र। कब की बात है ये? 6700 लेकर के 70 तक, 1967 से 1970 तक इसका उत्खनन कार्य हुआ, यानी कि इसको जमीन से निकाला गया। साक्ष्य के रूप में मुख्यतः हमको एक तो यही बात याद रखनी है कि ये आखेटक होने का प्रमाण मिला है। यहाँ के लोगों का कैसे, यहाँ के लोग कैसे बताए उन्होंने, पुरातत्वविदों ने, यहाँ के लोग आखेटक थे। छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। छेद वाली सुई आपको, छेद वाली सुई आपको याद रखनी है। छेद वाली सुई आपको याद रखनी है, ठीक है। और तीसरा अगर आपको याद रख सके तो कृषि एवं पशुपालन के, कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। हमने 3 मुख्य बिंदुओं की बात की। 3 मुख्य बिंदु कौन कौन से? कि आखेटक होने का प्रमाण मिला है, छेद वाली सुई यहाँ से प्राप्त हुई है, किससे? भागोर से। किससे? भागोर से। और कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? भागोर सभ्यता से प्राप्त हुए। इस पुस्तक के हर एक लाइन में प्रश्न है, हर एक लाइन में प्रश्न है, हर एक लाइन में प्रश्न है। मैं बार बार कह रहा हूँ। और वर्तमान परीक्षा पैटर्न है वो इसी पुस्तक से, यानी कि मूल किताबों से ही बनाया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान दें, आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, मैं उसकी आपसे मना नहीं करूँगा, कतई मना नहीं करूँगा, आप उसको भी पढ़ते रहें। 1 घंटे या 40 मिनट के आसपास की आपकी कोई वीडियो आया करेगी, उसको 2x पे देखा करोगे तो 20-25 मिनट में, आधा घंटे में फिनिश हो जाया करेगी। तो पर डे आप ये काम बस कर लिया करें। अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन बिंदुओं को तो देख ही लिया करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मुझे इसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ये एक रामबाण का काम करेगा, ठीक है। चलें आगे। आगे गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है, ठीक है। ताम्रयुग संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है।
रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ और इसका जो समय है वो लगभग 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेशर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं। तांबे के उपकरण अत्यधिक मात्रा में अगर कहीं से मिले तो वो कहाँ से मिले हैं? गणेशर। गणेशर का सीधा सीधा संबंध है, आप तो गणेशर का संबंध सीधा सीधा तांबे से रखना। प्राचीनतम सिद्ध करती है यह, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में कैसी सभ्यता मतलब सिद्ध करती है कि ये प्राचीनतम है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तक तांबा प्रयोग में लाया जाता था। यहाँ के उपकरण बनाए जाते थे, उन उपकरणों में ज़्यादातर कौन सी धातु प्रयोग में ली जाती थी? तो वो तांबा। ऐसा माना जाता है कि 99% तक तांबा यूज होता था। इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुरता का प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उन्हें कृपस वर्णी मृदपात्र कहा गया है। कृपस वर्णी मृदपात्र आपको याद रखना है। कृपस वर्णी मृदपात्र का संबंध कहाँ से है? तो गणेशर सभ्यता से। ठीक है, यह बर्तन काले व नीले रंग के से सजाए हुए हैं। ये जो कृपस वर्णी मृदपात्र है वो किससे? काले व नीले रंग के। अगर आपसे डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जाए कि काले व नीले रंग के बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए तो वो गणेशर सभ्यता से। गणेशर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। अब मानी यूं जाएगी, आप ही देख लो, अधिकांश चीजें किसकी हैं? तांबे की है। आज भी सबसे ज्यादा तांबा कहाँ से निकलता है? उसी एरिया से, खेतड़ी झुंझुनू साइड से। तो वो उस समय पे भी तांबे का केंद्र था और आज भी तांबे का केंद्र है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो को भी भेजा जाता था। यानी कि यहाँ से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं और वो व्यापार कहाँ के किस सभ्यताओं के लिए भेजा जाता था? हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो के लिए। ठीक है, मुख्य मुख्य बिंदुओं की हम बात करते हैं। गणेशर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेशर सभ्यता। वही 5 बिंदु। कौन कौन से 5 बिंदु? कौन कौन से 5 बिंदु? नदी, ठीक है, शहर, ठीक है, काल, ठीक है, उत्खननकर्ता, और अब है हमारे साक्ष्य। साक्ष्य के रूप में क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई। ठीक है, चलें। नदी बताओ। गणेशर के लिए नदी आती है कांतली नदी। किस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई? कांतली नदी के उद्गम स्थल पर। शहर कौन सा है? तो नीम का थाना सीकर। नीम का थाना सीकर। काल, वो इसमें 2800 ईसा पूर्व का समय इसका बताया जाता है। लगभग कितने वर्ष पुरानी बताई जाती है? ये 2800 ईसा पूर्व के समय की। उत्खननकर्ता जो रहे हैं वो रतन चंद्र अग्रवाल या RC अग्रवाल कह लो। रतन चंद्र अग्रवाल या इन्हीं को RC अग्रवाल भी बोलते थे। साक्ष्य के रूप में हमको एक विशेष बात ये याद रखनी है, इसका एक मैं पॉइंट यहाँ बना दूं कि यहाँ जो जितने भी उपकरण मिले हैं उनमें 99% तक किसका प्रयोग होता था? तांबा का। यानी कि इसको ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता था? जननी कहा जाता था। मैं ऊपर लिख दूं ताम्र सभ्यताओं की या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेशर सभ्यता को। अब क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए? तो 99% तक तांबा यूज में हो जाता, वो तो एक अलग हो गया। ठीक है, दूसरा मिट्टी के बर्तन काले व नीले रंग से प्राप्त हुए और कृपसवर्णी मृतपात्र प्राप्त हुए जिनका रंग कैसा था? नीला एंड काला। ठीक है, और
यहाँ से जो तामा था वह कहाँ भेजा जाता था। ठीक है, ये आपको मुख्य मुख्य चीज़ें याद रखनी है किताब के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलें आगे। अब हम पढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। जो मुख्य मुख्य सभ्यताएं थीं वो इसी में, अब तक हमने लगभग सभ्यताएं कवर कर ली जो मुख्य मुख्य थी किताब के अकॉर्डिंग जो दे रखी थी। अब हम ज़्यादा कुछ न पढ़ते हुए यहाँ एक तो सभ्यता का नाम और सभ्यता किस स्थान पर या किस जिले में स्थित है वो याद रखेंगे। ठीक है, भीनमाल जालौर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। मैं बात कर रहा हूँ भीनमाल जालौर की, जिसका उत्खनन कार्य आरसी अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा यानी कि सुरा पात्र, उसको इंग्लिश में नाम दे दिया है रोमन एम्फोरा और हिंदी में कहते हैं सुरा पात्र यानी कि मदिरा पीने का पात्र। एक रोमन एम्फोरा वो एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछे कि विदेशी व्यापार का केंद्र या विदेशी विदेश से व्यापार का सीधा संबंध किससे था, तो वो भीनमाल जालौर से था। ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि विदेशी यहाँ से सुरापात्र और सुराही मिली है यूनान की। किस देश की? यूनान की। ठीक है, तो वही, और भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। तो 4 चीजें आपको इस भीनमाल में याद रखनी है। भीनमाल जालौर पहली बात, दूसरी उत्खननकर्ता आरसी अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, तीसरा कि ये आपको बस विशेष याद रखना है कि यहाँ से एक रोमन एम्फोरा और एक यूनानी सुराही प्राप्त हुई है। चौथा, भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल मिलता है। मैं यहाँ लिख दूं, भीनमाल। ठीक है, भीनमाल में एक तो वही स्थान का आपको याद रखना है, जो जो चीजें दे रखी हैं उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। जालौर, उसके बाद उत्खननकर्ता आरसी अग्रवाल, उत्खननकर्ता आरसी अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल। तीसरा बिंदु है कि यहाँ से साक्ष्य के रूप में क्या, इसका प्राचीन नाम कर लो, प्राचीन नाम श्रीमाल, भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल, और साक्ष्य के रूप में यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो वो आपको विशेष याद रखना है कि यहाँ से साक्ष्य के रूप में एक तो रोमन एम्फोरा, रोमन एम्फोरा या हिंदी में कहें तो सुरापात्र, और दूसरा यहाँ से एक यूनानी सुराही, यानी कि रोम देश का तो एम्फोरा और यूनान का यूनानी यहाँ से सुराही प्राप्त हुई है। तो यानी कि एक देश से नहीं, लगभग 2 देशों से इसका क्या था, संबंध था। कौन सी सभ्यता से? भीनमाल जालौर का। अगर भीनमाल जालौर का विदेश से संबंध था तो निश्चित मानिए कि अधिकांश यहाँ की सभ्यताएं हैं उनका भी विदेशों से कांटेक्ट होगा, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। प्रामाणिक रूप से प्रमाण कहाँ मिला है, तो वो मिला है रोमन एम्फोरा और यूनानी सुराही, मतलब रोम देश का तो एम्फोरा और यूनान की सुराही। ठीक है, याद रख लेंगे। चले आगे। ठीक, इसी प्रकार ईसवाल उदयपुर, ईसवाल का आपको सिर्फ जगह याद रखनी है, लेकिन मैं अगर बात करूं ईसवाल उदयपुर की, तो आपको पहली बार सुनने को शायद मिल रहा होगा ईसवाल, और प्रश्न पत्र में ज़्यादातर वही चीज़ें आ रही हैं जिनको आप छोड़ रहे हैं या छोड़ते आए हैं। आप मुख्य मुख्य सभ्यताओं को बड़े ध्यानपूर्वक और 2-2, 3-3 पेजों में पढ़ते हैं। एक ही सभ्यता को आप 2 से 3 पेजों में पढ़ते हो, लेकिन परीक्षा में प्रश्न इस तरह का बहुत सिंपल प्रश्न पूछा जाता है। ईसवाल सभ्यता का संबंध कहाँ से है? उदयपुर। ठीक है, प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराठ जयपुर
अच्छा, बैराठ अगर अपन आज के उसकी बात करें तो ये कोटपुतली बहरौड़ में पहुंच गया है। ये बैराठ कहाँ पहुंच गया है? अगर आप नया याद रखना चाहो, दोनों ही याद रखना। वैसे अगर ऑप्शन में जयपुर और कोटपुतली बहरौड़ दोनों मिलता है तो आपको कोटपुतली बहरौड़ करना है, और यदि ऑप्शन में ओनली जयपुर मिलता है, कोटपुतली बहरौड़ नहीं मिलता है, तब आपको जयपुर टिक करना है। और अगर जयपुर न मिलकर के कोटपुतली बहरौड़ मिलता है तो आपको सिर्फ कोटपुतली बहरौड़ टिक करना है। ठीक है, तो बैराठ की ये तीनों पहाड़ी, तीनों ही, एक तो बीजक पहाड़ी और एक भीम की डोंगरी और एक महादेव जी की डोंगरी, ये तीनों अब आपकी पहुंच गई हैं कहाँ? कोटपुतली बहरौड़। किसमें? कोटपुतली बहरौड़ जिले में। तो ये आपको याद रखना है। बैराठ जयपुर। अच्छा, एक हमने जो जोधपुरा जयपुर पढ़ी थी ना, वो भी आपकी कोटपुतली बहरौड़ में पहुंच गई है। पहले दिन की क्लास में हमने पढ़ा था जोधपुरा जयपुर, वो आपको याद रखना है। आप कोटपुतली बहरौड़ याद रखना। ठीक है, तो 3 सभ्यताएं दी गई हैं, बैराठ की बीजक की पहाड़ी, भीम की डोंगरी और तीसरी है महादेव जी की डोंगरी। तीनों का संबंध किससे है? कोटपुतली बहरौड़ से। ये नहीं ऑप्शन में मिलता है, जयपुर मिलता है तो जयपुर करना है, दोनों मिलते हैं तब आपको बहरौड़ करना है, कोटपुतली बहरौड़। ठीक है, यहां से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। दयाराम साहनी जी ने, नील रतन बनर्जी जी ने और कैलाशनाथ दीक्षित जी ने यहां से उत्खनन कार्य किया था। 3 व्यक्तियों के निर्देशन में, दयाराम साहनी और नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के निर्देशन में यहाँ से उत्खनन कार्य हुआ है। अब याद रखने योग्य क्या बात है वो आपको याद रखनी है कि बैराठ से एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए, इनके साक्ष्य प्राप्त हुए। तो गोल मंदिर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बैराठ से। या और अब पूछा जाए अशोक के स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुए, तब आपका उत्तर होगा बैराठ से। बैराठ के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट। अशोक का भाब्रू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है बैराठ से, बैराठ कोटपुतली बहरौड़ से। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण यहीं से प्राप्त हुआ है। मैं ये हटा करके अब ये इन सभ्यताओं की थोड़ी सी जानकारी यहाँ देना चाहूँ। कौन सी? 3 नाम लिखूं। एक तो बैराठ बीजक की पहाड़ी, बैराठ बीजक की पहाड़ी, ठीक है। दूसरी हमने बात की थी भीम की डोंगरी, भीम की डोंगरी, और तीसरी हमने बात की थी वो थी महादेव जी की डोंगरी। अगर परीक्षा में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए तब भी महादेव जी की डोंगरी आप नहीं बता पाते कि महादेव जी की डोंगरी कहाँ स्थित है। ये तीनों ही जो सभ्यताएं हैं वो अब कहाँ स्थित हैं? कोटपुतली बहरौड़ के अंदर, कोटपुतली बहरौड़। तीनों की मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख दूँ कोटपुतली बहरौड़। किस जिले में स्थित है? कोटपुतली बहरौड़ जिले में स्थित है। ठीक है, पुराना जिला जयपुर है, लेकिन अगर नए जिले की बात करें तो वो कोटपुतली बहरौड़ है। ठीक है, और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा? यहाँ से जो उत्खनन कार्य किया था, इस जगह से उत्खनन कार्य किसने किया? तो इस जगह से उत्खनन कार्य दयाराम साहनी, 3 व्यक्तियों के निर्देशन में हुआ, दयाराम साहनी। ठीक है, दूसरे थे नील रतन बनर्जी, नील रतन बनर्जी। ठीक है, तीसरे थे आपके कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित। इन 3 व्यक्तियों के निर्देशन में यहाँ से उत्खनन कार्य हुआ है। कौन कौन से?
दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। क्या प्राप्त हुआ साक्ष्य के रूप में, क्या प्राप्त हुआ? तो हम साक्ष्य के रूप की बात करें तो साक्ष्य के अंदर आपको मुख्य याद रखनी चीज है कि एक गोल मंदिर प्राप्त हुआ, और जो दूसरी चीज आपको प्राप्त हुई वो अशोक के स्तंभ, और तीसरी आपको याद रखना है कि जो अशोक का भाब्रू अभिलेख था वो यहीं से प्राप्त हुआ था। अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ। तीन बिंदु आपको याद रखने हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन सी? बैराट की बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, तीनों कहाँ स्थित हैं? कोटपुतली बहरोड में। और इनके अगर मैं बात करूं उत्खनन कार्य, तो उत्खनन कार्य 3 व्यक्तियों के द्वारा किया गया, 3 व्यक्तियों के निर्देशन में किया गया, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। साक्ष्य के रूप में गोल मंदिर, अशोक स्तंभ और अशोक का भाब्रू अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये रही आपकी जानकारी। चले आगे। ठीक है, चलें अब हम आगे पढ़ते हैं। इसी पेज की कहानी आगे। बालाथल उदयपुर जो उत्खनन कार्य हुआ वो वीएन मिश्र के निर्देशन में हुआ। ये एक ताम्र पाषाणीय सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। तब अगर हड़प्पा सभ्यता से प्रमाण मिला है तो इसका अगर काल आपको पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए कि हड़प्पा का लगभग 6000 के आसपास का ईसा पूर्व का समय माना जाता है, तो इसका भी उसी समय के आसपास का समय रहा होगा। ठीक है, और अब हमको आगे जितनी भी सभ्यताएं हमारे उसमें आएंगी वो सिर्फ उनके नाम और आपको जगह का नाम याद रखना है। रंग महल हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा। अच्छा, ओजियाना वर्तमान में ब्यावर में पहुंच गया है। भीलवाड़ा की जगह आपको क्या याद रखना है? ब्यावर। ठीक है, बदनौर तहसील में पहुंच गया है, तो इस वजह से ये ब्यावर भी आ सकता है और भीलवाड़ा आपको नहीं करना है। दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो तब आपको ब्यावर टिक करना है। नगरी चित्तौड़ में, नगर टोंक में। अच्छा देखो, कंफ्यूज नहीं होना, नगरी चित्तौड़ में और नगर टोंक में, है ना, याद रखना। नगरी चित्तौड़ में और नगर टोंक में। बरौर, हनुमानगढ़, वो सॉरी गंगानगर। अच्छा, ये वो सभ्यता है जो हम याद ही नहीं करते और परीक्षा में यही आ रही है आजकल। अब बरौर गंगानगर आप याद ही नहीं करते हो, आपको बस ऊपर ऊपर की सभ्यताएं याद करवा लो, उनके 4-4 पेज याद करवा लो, ये काम आप बहुत आसानी से कर लेते हो। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर। अच्छा, तिलवाड़ा बाड़मेर की जगह पे अब बालोतरा पहुंच गया है। कहाँ पहुंच गया है? बालोतरा के अंदर। नया जिला आपको बालोतरा याद रखना है। तिलवाड़ा बाड़मेर न याद रख के, ये बात सही है कि हमारे जहन में तिलवाड़ा बाड़मेर तिलवाड़ा बाड़मेर तिलवाड़ा बाड़मेर रहता है, लेकिन नहीं, अब तिलवाड़ा बालोतरा याद रखना है। जोधपुरा जयपुर। अच्छा, ये मैं इसी की बात कर रहा था, ये जोधपुरा जयपुर है, वो अब कोटपुतली बहरोड में चला गया है। कहाँ पहुंच गया है? कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, सोनारी जो जुनू में ही है, नोह भरतपुर में ही है और नगर टोंक में। ये हमको इनके कुछ बस सिर्फ नाम ही याद रखने हैं, क्योंकि हम इस पुस्तक कक्षा 10वीं की किताब के हिसाब से चल रहे हैं, तो ऐसे ही चलें। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में आर्य संस्कृति। अच्छा, मैं यहाँ इधर नाम लिखूं? चलो ठीक है। बालाथल, शहर अभी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद रंग महल,
शहर अभी लिखेंगे। ओजियाना, सिर्फ हमको इनके नाम याद रखनी है। ओजियाना के बाद आई है नगरी। नगरी और नगर दोनों एक ही पास कर लो, ठीक है। बरूर, बरूर के बाद है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा के बाद है जोधपुरा। जोधपुरा, जोधपुरा के बाद है सोनारी, और सोनारी के बाद आपको याद रखनी है नोह, ठीक है, यही है। हाँ, अच्छा, बालाथल, उदयपुर, बालाथल, उदयपुर, ठीक है। हम बात करें रंग महल, कोई जिला चेंज नहीं हुआ, हनुमानगढ़। अच्छा, ओजियाना, ओजियाना का भीलवाड़ा की जगह पे अब क्या याद रखना है, ब्यावर, ठीक है। नगरी चित्तौड़, नगरी कहाँ याद रखनी है, नगरी चित्तौड़। नगर, नगर हमको टोंक याद रखना है, नगर कहाँ याद रखना है, टोंक याद रखना है, ठीक है। बरौर जो है वो गंगानगर, श्री गंगानगर या गंगानगर, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर की जगह पे तिलवाड़ा बालोतरा। जोधपुरा जयपुर की जगह पे कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। और सोनारी झुंझुनू, ठीक है। नोह भरतपुर। ये आपको कुछ मुख्य किताब के अंदर दी गई सभ्यताएं हैं। थोड़ी सी और हैं, वो हमारी अब आर्य संस्कृति से संबंधित सभ्यताएं हैं, जो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, उस समय की सभ्यताएं का दौर अलग, फिर उसके बाद आई हड़प्पा कालीन सभ्यता। जैसे ही समाप्त हुई लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास, तब उसके बाद इस आर्य संस्कृति का उदय हुआ, या फिर वैदिक संस्कृति का उदय हुआ, वैदिक काल आया। उसके बाद कौन सा आया, वैदिक। हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी कि 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का आरंभ होता है। कौन सी सभ्यता प्रारंभ हो जाती है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमारे 4 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों से हमको इसकी पुख्ता जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि अब यहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त हो गए, चारों वेद। वैदिक सभ्यता कहा गया। राजस्थान में इस सभ्यता की, कौन सी सभ्यता की, या तो वैदिक सभ्यता कह लो या आर्य संस्कृति कह लो, इसके जो अवशेष मिले हैं वो अनूपगढ़, तरखान व डेरा व चक 64 से मिले हैं। आपको तीनों याद रखने हैं, अनूपगढ़, तरखान, डेरा व चक 64। ये चक 64 अगर देखो, ये परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, कहाँ बता पाओगे आप डेरा व चक 64? कभी सुना है, कभी नहीं सुना। तो डेरा व चक 64 सभ्यता का संबंध किससे है, तो वैदिक सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से या आर्य संस्कृति से, ठीक है। चलें आगे। अब ये कोई खास नहीं है, आपको सिर्फ रीड करते हुए जाना है। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया था, तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। ऐसी हमारी मान्यता है, हमारी पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भगवान श्री राम ने अपना अमोघ अस्त्र इधर फेंका था, मतलब भगवान श्री राम को कहाँ पहुँचना था, लंका जाना था, तो समुद्र में क्या चाहिए था, रास्ता चाहिए था। समुद्र ने रास्ता दिया नहीं, तब उन्होंने अपना एक अमोघ अस्त्र चलाया। अमोघ अस्त्र चलाने के वो ऐसा मान्यता है कि वो राजस्थान की तरफ आया था। और आज जिस हम मरुस्थल की बात करते हैं, जैसलमेर के आसपास का जितना भी भूभाग है, वो उस समय समुद्र हुआ करता था, और भगवान श्री राम के अमोघ अस्त्र से वो समुद्र सूख गया और मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित
हो ही जाता है। ठीक है, महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश यानी कि जो बीकानेर का के आसपास का एरिया है, जांगल प्रदेश जिसको हम उस समय कहते थे, वो कौरव पांडव राज्य के अधीन था। कौरवों और पांडवों के राज्य के अधीन था। कौन सा? जांगल प्रदेश। मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। मत्स्य जो हम राज्य देखते हैं वो किसके अधीन था? वो इसी जांगल प्रदेश या कौरव पांडवों के अधीन था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। ऐसा हम रामायण पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि भगवान श्री राम जब अज्ञातवास के लिए 14 वर्ष का उनको वनवास मिला, तो उसमें उन्होंने जो 1 वर्ष अपना भेष बदल के किस प्रदेश में? मत्स्य प्रदेश में उन्होंने व्यतीत किया था। किसके यहाँ? तो जो विराट नगर हम पढ़ते हैं वहीं के राजा हुआ करते थे विराट, उनके दरबार में उन्होंने बिताया। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। विराट ने किसका साथ दिया था? ये पांडवों का। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का स्थान का इतिहास अभी भी अंधकार में है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप दिखाई देती हैं। प्रथम, जनपदों का उदय, और द्वितीय, साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। ये परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी ये क्यों हमको बताया गया है? क्योंकि हम एक कालक्रम पढ़ रहे हैं, हमको उस बीच वाले कालक्रम को तो पढ़ना ही है। जैसे हमने हड़प्पा कालीन समय देखा, लगभग 1800 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 या 7000 ईसा पूर्व का समय तो हमको धरती में मिल गया गढ़ा हुआ, यानी कि पुरातत्वविदों ने वो तो निकाल लिया। लेकिन 1800 ईसा पूर्व से लेकर के और लगभग 600 शताब्दी तक का जो बीच का लगभग 2000 वर्ष का समय, अब इसका भी तो हमें कोई प्रमाण देना है। ये समय कहाँ गुजरा, इस समय पर कौन सी संस्कृति थी, ये सब हमारी जानकारी में रखने के लिए ये किताब में बताया गया कि वो जो समय था वो वैदिक समय था, वैदिक संस्कृति का, वैदिक सभ्यता का समय था, और उसको हम आज भी वर्तमान में पढ़ रहे हैं। हालांकि पुस्तकें या वैज्ञानिक उनको एक किंवदंतियां मात्र मानते हैं, लेकिन ऐसा हमारा मानना है, हिंदुओं का विशेषकर मानना है कि वो सारी घटनाएं सच्ची हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे के उस कालक्रम को पढ़ेंगे। आगे क्या है? अब राजस्थान में जनपद आने शुरू हुए। अब जनपदों में आपसी लड़ाई, आपसी वो धीरे धीरे लिखित साक्ष्य प्राप्त होना शुरू हो गए। प्रॉपर लिखित साक्ष्य तो वहाँ से प्राप्त होंगे जब शासन शुरू हो जाएगा, जो लगभग 800 ईस्वी 1000 ईस्वी के आसपास का समय, वहाँ से प्रॉपर चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, याद रखने योग्य कोई भी बात नहीं है। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 जनपदों की सूची प्राप्त होती है। एक कोई बौद्ध ग्रंथ मिला जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में यहाँ कितने जनपद बताए गए हैं? 16 जनपद। उसमें से एक मत्स्य जनपद हमारे राजस्थान में भी शामिल था। भारत में कितने जनपदों की सूची है? 16 जनपद, उनमें से एक मत्स्य जनपद जो कहाँ था? हमारे राजस्थान था। राजस्थान के अनेक भाग जैसे कि कुरु, सूरसेन, अवंती महाजनपदों के अंतर्गत आते थे। कुरु और सूरसेन और अवंती ये महाजनपदों के अंदर आते थे, प्रॉपर कोई जनपद नहीं था। चित्तौड़ का जो एरिया है वो सिभी जनपद में आता था। अगर आप एक परीक्षा में एक प्रश्न इस तरीके से बन भी सकता है कि आपको कुरु और सूरसेन पूछा जाए कि वो किस जनपद के अधीन था, तो महाजनपदों के अधीन था। और शिवी जनपद के उस चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र किसके अंदर आता था? तो वो शिवी जनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है,
327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धे और अर्जुनाय राजस्थान में आकर बस गए। ये कुछ 3 कबीले हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, मालव, योद्धे और अर्जुनाय। ये जब जैसे ही सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उधर से भाग करके और ये राजस्थान की तरफ बस गए। मत्स्य जनपद के बारे में हम मुख्यतः इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये 16 जनपदों में एक जनपद प्रॉपर राजस्थान में था। मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। ये 2 उपनिषद हैं। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक, मत्स्य जनपद का विस्तार कहाँ तक था, अगर दक्षिण में बात करें तो चंबल की पहाड़ियों तक, पश्चिम में बात करें तो पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक अगर जिलों की बात करें मत्स्य में तो जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। आपको तो बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें याद रखने के लिए है नहीं कि मत्स्य जनपद में ये जिले शामिल थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का विशाख शासक विराट था, जिसने जयपुर में 85 किलोमीटर दूर विराट नगर एक बसाया था, जिसे बैराट कहते हैं। अगर बैराट आज का वर्तमान बैराट किस में शामिल हो गया है तो वो कोटपुतली बहरौड में हो गया है। ये जयपुर ना करके क्या आएगा, कोटपुतली बहरौड। विराट की पुत्री उत्तरा, देखो ये हम वैसे रामायण में ये पढ़ते ही हैं कि विराट की पुत्री थी उत्तरा, और उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह हुआ था। इन्हीं का पुत्र था परीक्षित महाराज, जिसने जो हम ये भागवत वगैरह आदि जो सुनते हैं वो इन्होंने परीक्षित महाराज ने ही सुनी थी। पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना था आगे चल के। ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, हमको रामायण अभी नहीं पढ़ना है। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास में संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है। अब इनकी ये आगे साथ शुरू होंगे धीरे धीरे गोपीनाथ शर्मा। महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में साल्व जाति रहती थी। अगर साल्व जाति का संबंध आपसे पूछा जाए तो आप अलवर करना। कहाँ करोगे, अलवर। ज़्यादा पैसे प्रश्न है नहीं है। स्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। साल्वों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चेदी जनपद किसका पड़ोसी था, मत्स्य जनपद का। क्योंकि 2 पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया था। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। बाद में मत्स्य जनपद किसकी साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया, मगध की। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर किस में शामिल कर लिया, मगध साम्राज्य में। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी आपको तो बस यही याद रखनी है, विराटनगर। बैराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। ऐसा कोई खास है नहीं, आप ज़्यादा ध्यान नहीं दें। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। ये हम कल मिलेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं एक जो डायग्राम वगैरह बना के लाऊंगा सभ्यताओं के लिए, सबसे पहले वो पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम इस राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ेंगे। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियोज क्लासेज पसंद आ रही होंगी, और मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि सारा कुछ छोड़ के आपको ये पढ़ना है, नहीं। आप अपनी पढ़ाई निरंतर सुचारू रूप से जारी रखें, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करके इन क्लासेज को भी देखें। ये आपके लिए बहुत लाभकारी और उपयोगी रहेंगी। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने का काम आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपना काम करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।